नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की रिवीजन क्लास। 2 से 3 वीडियोस में हम इसका कंप्लीट रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे। 3 से 4 वीडियोस में करेंगे। 2 से 3 में ही हम इसको कंप्लीट कराएंगे, ऐसा हम पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर स्टार्ट हो रही है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन शिक्षा और भारत की रिवीजन क्लासेस, जिसमें हम पूरी के पूरे बुक्स का सभी कंटेंट को हम कवर करने की इम्पोर्टेंट कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे कम से कम वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पार्ट्स इसके हमारे बनेंगे और 3 से 4 पार्ट्स में ही हम इसको कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो के साथ सीरीज के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि इस पेपर में है क्या। एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे पेपर का। तो आपके पेपर का नाम है समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। नाम से पता लग रहा है कि समकालीन भारत और शिक्षा पूर्व भारत में हमारे प्राचीन काल से लेकर, प्राचीन काल का मतलब है कि जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, उस समय से लेकर आज तक हमारी शिक्षा में क्या क्या बदलाव आए, कैसे कैसे बदलाव आए, उन सभी को इस बुक में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे। हमारे शिक्षा में समकालीन भारत में प्राचीन काल से लेकर, वैदिक काल से लेकर और आज तक कौन कौन से आयोग बने, शिक्षा से लेकर कौन कौन सी नए कानून बने, कौन कौन से नए विवरण पत्र आए, विचार आए और कौन कौन से बने, उन सभी को हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। उन सभी के तौर पर आपकी ये पूरी की पूरी बुक को मोटे मोटे तौर पर हम 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट तो आपका होता है प्राचीन काल, ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और मुस्लिम काल। ये तीनों काल आपके इसमें आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट में। उन काल में, उस समय में हमारी शिक्षा कैसी थी, वो हमारा आ जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट आपका आता है जब हमारे भारत पर, देश पर अंग्रेजों को शासन हो गया था। तो अंग्रेजों का शासन होने के बाद जो अंग्रेज अलग अलग विवरण पत्र लाए, अंग्रेजों ने अलग अलग कानून बनाए शिक्षा को लेकर, वो सभी इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से कानून बनाए, ठीक है, वो सभी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट अगर हम इसका बनाते हैं तो थर्ड पार्ट आ जाता है इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में, भारत में कौन कौन से नए बदलाव आए, शिक्षा को लेकर कौन कौन से नए कानून आए, वो सब आपका आ जाता है इसमें। तो मोटे मोटे तौर पर ये आपकी पूरी की पूरी बुक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम इसको कम से कम पार्ट्स में, 3 से 4 पार्ट्स में ही हम इसको पूरा का पूरा कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे अलग इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने अलग अलग वीडियोस में कवर कराया हुआ है ऑलरेडी डिटेल्स में। उन सभी वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका कंप्लीट ओवरव्यू कंटेम्प्रेरी इंडिया का। तो चलिए स्टार्टिंग से हम बात करते हैं क्या है, क्या क्या परिवर्तन आए हैं। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान करेंगे इसमें। सिर्फ और रिविजन क्लास है, फर्स्ट क्लास चलेगी जल्दी जल्दी। सबसे पहला आपका आता है वैदिक काल, जिसको हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो काल माना जाता है वो ईसा पूर्व से 600 वर्षों तक आपका इसका माना जाता है। इस काल में जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य होते थे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते थे एजुकेशन के, वो कौन कौन से होते हैं कि हमारे संस्कृति का संरक्षण और विकास करना। शिक्षा के क्या उद्देश्य होते थे वैदिक काल में कि हम अपनी संस्कृति का, हम अपने कल्चर का संरक्षण कर सके, ठीक है, प्रिजर्व कर सके, अपनी संस्कृति को, कल्चर को बचा के रख सके और उसको डेवलप कर सके। इसके बाद जीविकोपार्जन कर सके, ये तो हर काल में होगा भाई, अपनी जीविका चला सके, अपना पालन पोषण कर सके, ये तो हर काल में होगा आपका उद्देश्य, ठीक है। इसके बाद नैतिक और चारित्रिक विकास हो सके व्यक्ति का। उस समय तो बहुत ज्यादा था नैतिक विकास करने का, मोरल विकास करने का, कैरेक्टर डेवलपमेंट करने का, ज्ञान का विकास करना, डेवलपिंग नॉलेज, आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उस टाइम पे ज्यादा था, ठीक है। ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो वैदिक काल है उस टाइम पे आध्यात्मिक विकास यानी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दिया जाता था। आपने देखा होगा ऋषि मुनि, वेद धर्म की ज्यादा शिक्षा दी जाती थी, धर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है उस टाइम पर एजुकेशन में, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन की बात करेंगे सिर्फ। इसके बाद आता है शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था उस टाइम पे। तो जो उस टाइम पे शिक्षा का पाठ्यक्रम था वैदिक काल में 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक तो एपरा और परा, ठीक है। एपरा यानी कि लौकिक
और परा यानी कि अलौकिक। अपरा जिसमें लौकिक हो गया यानी कि सांसारिक हो गया। सांसारिक में क्या आ गया आपका व्याकरण, भाषा, गणित, कौशल, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल शास्त्र, सैन्य शिक्षा आदि। और अलौकिक यानी कि ईश्वर से जुड़ा हुआ, उसमें आ गया आपके वेद, उपनिषद, पुराण। इसमें थोड़ा सा ये यहाँ पर ऊपर अपरा है और नीचे आपका परा है, इसको आप ठीक कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। शिक्षण विधि की बात करें, टीचिंग मेथड्स की बात करें उस टाइम पर, तो मौखिक बहुत ज्यादा चलती थी, वर्बली। जो ऋषि मुनि होते थे वो सिर्फ वर्बली ज्यादा एजुकेशन देते थे। अभ्यास चलता था, प्रैक्टिस होती थी बार बार, प्रश्नोत्तर होते थे यानी कि क्वेश्चन आंसर किए जाते थे, वाद विवाद किया जाता था, डिबेट किया जाता था, और अनुकरण, सिमुलेशन मेथड, जो जैसा ऋषि मुनि करते थे वहां पर उसी तरह से बच्चे भी, शिष्य भी उनका अनुकरण करते थे। आगे है संस्कार। दो संस्कार उस टाइम पे होते थे। एक तो जब हम एडमिशन के टाइम पर, जैसे हम एडमिशन करते थे, एक तो शिक्षा ग्रहण करने जब स्टार्ट करते थे और जब एंड कर लेते थे, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेते थे उस टाइम पर। पहला होता था आपका उपनयन संस्कार, जो हम जब शिक्षा ग्रहण करने जाते थे ना, जब स्टार्टिंग करते थे एजुकेशन की, तब लिया जाता था। बालक विद्या की देवी की विधिवत वंदना करता था और उसके बाद बालक को गुरु मंत्र से दीक्षित किया जाता था। गुरु मंत्र होता था, उसके द्वारा दीक्षा दे दी जाती थी बच्चे की, और उसके बाद उसकी एजुकेशन, उसकी जो शिक्षा है वो स्टार्ट हो जाती थी। उसके बाद जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी तब होता था समावर्तन संस्कार, या है, ठीक है। समावर्तन संस्कार जिसका मतलब होता था घर लौटना, मतलब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आप घर लौट रहे हैं। आपको पता होगा पुराने समय में जंगलों में ऋषि मुनि अपने वन में, गुरुकुल्स में शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो बच्चे घर से बहुत ज्यादा दूर रहते थे, तो जब पूरी शिक्षा हो जाती थी तब उन्हें घर लौटना होता था, तब होता था ये समावर्तन संस्कार। इसमें सबसे पहले छात्रों को ब्रह्मचारी वस्त्र उतारकर गृहस्थ जीवन के वस्त्र पहनाए जाते थे, ठीक है। इनके बाद ये यज्ञ वेदी के सामने बैठते थे, वेद मंत्रों से देवताओं की आराधना करते थे, गुरु शिष्य को कर्तव्य पालन, समाज सेवी आदि कार्यों को आलस न करने का उपदेश देता था, और अंत में गुरु शिष्य को गुरुकुल से घर की ओर विदा कर देते थे। तो ये था आपका पूरा का पूरा वैदिक काल का सिस्टम, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें जो शिक्षण अवधि होती है, शिक्षा की अवधि होती थी, मतलब कितने समय तक शिक्षा दी जाती थी, तो 12 वर्ष तक आपका नॉर्मल अध्ययन किया जाता था वहां पर। उसके बाद हर प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष अलग से दिए जाते थे। 12 वर्ष का नॉर्मल अध्ययन हो जाता था, उसके बाद किसी को घर जाना चाहते थे जा सकते थे, ठीक है। उसके बाद जो वेद का अध्ययन करना चाहते थे, 4 वेद होते थे हमारे, तो जो वेद का अध्ययन करना चाहते थे तो हर वेद के लिए 12 वर्ष निश्चित थे। शिक्षा संस्थान वहां पर होते थे, गुरुकुल होते थे और गुरुगृह होते थे। आगे चलते हैं शिक्षा का प्रशासन और वित्त व्यवस्था, कि फाइनेंस कैसा होता था एजुकेशन का। तो गुरुकुल में आय का तो कोई स्रोत होता नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। इनकम तो कहीं से होती नहीं थी, बच्चों से फीस तो ली नहीं जाती थी। वहां की जो फाइनेंस होता था वो सब होता था दान, दक्षिणा, ठीक है। जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, राजा होते थे, धनी लोग होते थे, वो अपने अकॉर्डिंग दान दे देते थे, अपनी मर्जी से दान देते थे, जिससे सारा गुरुकुल और गुरुगृह, जो सारा शिक्षण व्यवस्था है वो चलती थी। इसके बाद शिक्षक शिक्षार्थी में संबंध की बात करें तो वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध बहुत ज्यादा निकटता, घनिष्ठता था। गुरु आध्यात्मिक पिता के रूप में माने जाते थे, स्पिरिचुअल फादर के रूप में कंसिडर किया जाता था वहां के गुरुओं को। अब इसके बाद, इस काल के बाद नेक्स्ट काल आ जाता है आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन, बौद्ध काल शिक्षा, जिसको हम जैन धर्म भी कह देते थे। अब जो वैदिक काल था वो तो समाप्त हो चुका था, अब शुरू हो गया था बौद्ध काल, जैन धर्म, जो कि 600 वर्षों से 12वीं शताब्दी तक आपको माना जाता है इसका काल। इसके उद्देश्य क्या थे? निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है, अटेनमेंट ऑफ निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति और अष्टांग मार्ग के द्वारा। बौद्ध काल में अष्टांग मार्ग बताया गया था, 8 मार्ग बताए गए थे। ये एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता था, शिक्षा का उद्देश्य होता था, जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। मैंने आपको बताया था जीविकोपार्जन तो हर काल की जरूरत है, ठीक है। काल कोई सा हो, समय कोई सा हो, जीविकोपार्जन तो व्यक्ति की जरूरत है। नैतिक और चारित्रिक विकास करना, ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और विकास करना, धार्मिक शिक्षा देना और बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ये होती थी बौद्ध काल की जो शिक्षा होती थी उसके उद्देश्य। आगे पाठ्यक्रम की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था पूरी की पूरी शिक्षा को। प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को लिखना, पढ़ना, साधारण गणित और 49 अक्षरों का ज्ञान, यानी कि 49 वर्ड्स की नॉलेज दी जाती थी।
49 लेटर्स की नॉलेज दी जाती थी। उच्च शिक्षा में 5 तो विज्ञान आ जाते थे अपने, यानी कि 5 तो साइंस के सब्जेक्ट हो जाते थे। व्याकरण, संस्कृत, नक्षत्र, कौशल, त्रिपिटक, ये आपके सब्जेक्ट हो जाते थे। शिक्षण विधि में आपके व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अनुकरण विधि, वाद विवाद विधि, सम्मेलन विधि, प्रदर्शन विधि और देशाटन विधि, स्वाध्याय विधि, इन विधियों को लिया जाता था। देशाटन विधि यानी कि अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर नई नई ज्ञान का प्राप्त करना, नई नई नॉलेज को इकट्ठा करना। स्वाध्याय विधि यानी कि खुद से पढ़ना। ये दोनों विधि थोड़ा अलग थी, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आप सब जान लेते ही हैं। व्याख्यान यानी कि एक्सप्लेनेशन करना, क्वेश्चन आंसर करना, डिबेट करना, कॉन्फ्रेंस करना, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना। इसके बाद संस्कार की बात करें, जैसे आपके वैदिक काल में होते थे 2 संस्कार, एक एंट्री के टाइम पर और एक एग्जिट के टाइम पर। उसी तरह से आपके बौद्ध काल में होते, एक एंट्री के टाइम पर, एक एग्जिट के टाइम पर। एंट्री में आपके होते पवज्य संस्कार, ठीक है, जिसमें शिष्य को पीले वस्त्र पहनाकर, पीले वस्त्रों को तिसिविरा नाम दिया जाता था, ठीक है, तो तिसिविरा पहनाकर, सर मुंडवाकर, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इस मंत्र को 3 बार जाप करना होता था, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया पवज्य संस्कार, यानी कि एंट्री के टाइम पर जब आप एजुकेशन लेने जा रही होते थे। इसके बाद जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी, उसके बाद मिलता था आपका उपसंपदा संस्कार। 20 वर्ष की आयु के बाद आपने देखा होगा कि 20 वर्ष या 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने के बाद छात्र के पास 2 रास्ते होते थे। एक तो होता था कि अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर ले, और दूसरा होता था आजीवन भिक्षुक रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार करे, ठीक है। वो गृहस्थ जीवन ना करे, आजीवन भिक्षुक ही रहे, उसी कंडीशन में रहे, भिक्षुक की तरह दान दक्षिणा करके खाए और जंगलों में रहे और अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करे, प्रमोट करे उसको, ठीक है। दूसरा रास्ता जो अपनाते थे उसको ही उपसंपदा संस्कार दिया जाता था, ठीक है। जो गृहस्थ जीवन में जाते थे उनको उपसंपदा संस्कार नहीं दिया जाता। यहाँ पर एक मेन पॉइंट है यहाँ पर ध्यान रखने का। वहां पर जो आपका संस्कार था वैदिक काल में, समावर्तन संस्कार, वो तो सबको दिया जाता था जो कि घर जा रहे हैं। यहाँ पर 2 रास्ते हो गए, जिनको घर जाना है वो जाए, और जिनको आजीवन भिक्षुक रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना है उनको उपसंपदा संस्कार, उपसंपदा सेरेमनी उनके साथ की जाती थी। वहां पर आपने देखा होगा कि 12 वर्ष की आयु के बाद कुछ चले जाते थे, और जिनको वेद का अध्ययन करना होता था उनके लिए अलग से 12-12 वर्ष की शिक्षा दी जाती थी। आगे देखते हैं, संस्कार के बाद समनेर पक्का भिक्षुक बन जाता था, यानी कि जो पहले शिष्य होते थे उनको समनेर कहा जाता था। और जब उसको उपसंपदा संस्कार मिल जाता था, यानी कि जब वो गृहस्थ जीवन को त्याग देता था और आजीवन भिक्षुक रहकर, पूरे जीवन भर भिक्षुक रहकर अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करता था, तो उसको भिक्षुक, पक्का भिक्षुक बन जाता था वो, ठीक है। पहले वो समनेर होता था, उसके बाद उपसंपदा संस्कार ग्रहण करके पक्का भिक्षुक बन जाता था। उपसंपदा संस्कार के समय 10 भिक्षुओं का उपस्थित होना आवश्यक माना जाता था। उपसंपदा संस्कार के बाद भी भिक्षुकों को वृक्ष के नीचे वास करना होता था। शिक्षा अवधि, प्रारंभिक शिक्षा जो होती थी वो 6 से 12 वर्ष तक होती थी, और उच्च शिक्षा आपकी जो होती थी वो होती थी 12 वर्ष से 20 से 25 वर्ष तक, ठीक है। शिक्षा संस्थान थे इसकी तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, सारनाथ, वल्लभी, मिथिला, बोधगया, मठ, विहार, ये होते थे आपके बौद्ध धर्म के काल के जो आपके शिक्षण संस्थान थे। इसके बाद अगर फाइनेंस की बात करें, तो बौद्ध काल में शिक्षा गुरुओं का व्यक्तिगत उद्यम न होकर संस्थागत हो गई थी, यानी कि इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो गई थी, जिन्हें बौद्ध संघ, बौद्ध मठ, बौद्ध संघाराम कहते थे। अलग अलग इंस्टीट्यूट बन गए थे, तथा वित्तीय व्यवस्था स्थायी हो गई थी। जो उनकी फाइनेंशियली कंडीशन थी, जो उनकी इनकम थी, वो स्थायी हो गई थी, परमानेंट हो गई थी, ठीक है। राज्य से सहायता बढ़ गई थी, और बौद्ध काल में मौन भिक्षा मांगी जाती थी। सभी जाति, धर्म, महिला, पुरुष, धनी, निर्धन को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा नहीं था। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा मिला है एजुकेशन का। स्त्री हो, ठीक है, धनी हो, निर्धन हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी तरह का, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, सभी को ही एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था आपके बौद्ध काल में। शिक्षा शिक्षार्थी में संबंध, बौद्ध काल में शिक्षकों को उपाध्याय कहा जाता था, और शिक्षार्थी जो थे उनको समनेर कहा जाता था। समनेर या श्रमण या भिक्षु, और जब उपसंपदा संस्कार होता था तो वो पक्का भिक्षुक बन जाता था।
भिक्षु आचार्य को अपने पिता समान तथा आचार्य अपने शिष्य को पुत्र समान मानता था। इसके बाद बौद्ध काल के बाद आया आपका, जो बौद्ध काल समाप्त हो गया, फिर आया आपका मध्यकाल, ठीक है, यानी कि मुस्लिम काल। ये आपको माना जाता है 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। इसके उद्देश्य क्या थे एजुकेशन के? इस्लाम धर्म का प्रचार करना, कि आपको जो इस्लाम धर्म है उसको प्रमोट करना, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, संसार के जितने भी सुख हैं उन सब की प्राप्ति कर सके हम एजुकेशन प्राप्त करके, ये उसका उद्देश्य था एजुकेशन का। नैतिक चारित्रिक विकास हो सके, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि नैतिक चारित्रिक विकास भारतीय संस्कृति से अलग। शासन के प्रति वफादारी, अरबी फारसी भाषा का विकास करना, ठीक है। तो ये कुछ शिक्षा के उद्देश्य थे, तो मुस्लिम कालीन शिक्षा के थे। शिक्षा का पाठ्यक्रम की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का, बौद्ध काल की तरह इसमें भी प्रारंभिक और उच्च दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। प्रारंभिक में आपका पढ़ना लिखना, साधारण गणित, अरबी फारसी उर्दू आ गया, और उच्च शिक्षा में अरबी व्याकरण, गद्य साहित्य, सामाजिक विषय, संगीत, चित्रकला आ गए। आगे शिक्षण विधियों में अनुकरण, स्मरण, व्याख्यान, तर्क वितर्क, प्रश्नोत्तरी विधि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। संस्कार में इसमें सिर्फ एक संस्कार था एंट्री के टाइम पर, एग्जिट के टाइम का कोई संस्कार इसमें नहीं दिया गया है। बिस्मिल्लाह रस्म जिसको हम कहते थे, ये जब कोई भी व्यक्ति मुस्लिम काल में जब शिक्षा ग्रहण करने जाता था तो उस समय दिया जाता था। मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रारंभ यानी कि आरंभ, स्टार्टिंग बिस्मिल्लाह रस्म से होती थी। बालक को 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाने पर, जब कोई भी बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तो उसके बाद उसको नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के पास ले जाया जाता था, जहां पर बालक को कुरान की कुछ आयतों का उच्चारण करना होता था, ठीक है। उच्चारण जब कर लेते थे तो उनको एडमिशन, जैसे कहते थे कि एडमिशन मिल गया, तो उनका शिक्षा आरंभ हो जाती थी। लेकिन अगर बालक आयतों को दोहरा नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो सिर्फ बिस्मिल्लाह शब्द कहना भी काफी होता था। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि आयतों को नहीं दोहरा पा रहा, नहीं रिपीट कर पा रहा, तो वो बिस्मिल्लाह वर्ड कहता था, तो वही काफी हो जाता था। इसके बाद शिक्षा अवधि की बात करें तो आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन होने पर प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की जाती थी, और शिक्षा संस्थान इसमें होते थे मदरसे और मकतबी। फाइनेंस की बात करें तो मुस्लिम काल में शिक्षा की वित्त व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं थी। आर्थिक अभाव के कारण अनेक संस्थाएं बंद भी हो गई थी। आगे शिक्षक शिक्षार्थी में संबंध, शिक्षकों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। छात्र अध्यापक की आज्ञा का पालन करते थे और शिक्षकों को उस्ताद कहा जाता था। तो ये काल आपका हो गया। तो यहाँ पर आपका जो कंटेम्प्रेरी इंडिया का मैंने ओवरव्यू बताया था, तो एक पार्ट तो खत्म हो गया है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है ब्रिटिश काल, ठीक है, यानी कि जब अंग्रेजों ने शासन कर लिया था भारत पर, तब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नई नई पॉलिसी लाई, ठीक है, नई नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग नए नए रूल आए एजुकेशन को लेकर और उनको इम्प्लीमेंट किया। तो उसमें सबसे पहले आए मैकाले, ठीक है। मैकाले का विवरण पत्र मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इससे आपका क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे लॉन्ग में हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में हो, ठीक है। 1835 ईस्वी में आया था। इसके अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र जारी किया था, एक ऑर्डर जारी किया था कि जो भी शिक्षा होगी, शिक्षा का उत्तरदायित्व को उन्होंने माना कि हाँ, शिक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है, कंपनी का है, और उसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए खर्च करने की भी बात कर दी कि 1 लाख रुपए हम नॉर्मल जो आम जनता है उनकी शिक्षा पर खर्च करेंगे। पर इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। कह तो दिया कि भाई हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया। अब जब स्टेप नहीं लिया तो वहां पर एक विवाद हो गया, डिस्प्यूट बन गया कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ठीक है। जो लोग थे वो 2 हिस्सों में बढ़ गए, एक तो हो गए प्राच्य, एक हो गए पाश्चात्य। प्राच्य वाले लोग ये कहते थे कि जो भी एजुकेशन मिले वो उसका जो माध्यम हो, जो भाषा का माध्यम हो, यानी कि जो हमें एजुकेशन मिल रही है उसका जो सोर्स हो वो होना चाहिए अरबी, फारसी, संस्कृत या भारतीय भाषा कोई भी, ठीक है। ये तो हो गए भारतीय को सपोर्ट करने वाले कि हमारी जो एजुकेशन हमें मिले वो हमें भारतीय भाषा में मिले, जिनके सपोर्टर थे H.H. विल्सन, H.D. प्रिंसेप आदि। दूसरे हमारे हो गए थे जो कहते थे कि जो भाषा का माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, कोई भी पाश्चात्य भाषा होनी चाहिए। जिसके जो सपोर्टर थे वो थे डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, मैकाले, लॉर्ड बेंटिक आदि।
ठीक है, तो ये था आपका इंडियन वेस्टर्न डिस्प्यूट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन बॉक्स आता है, वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट में आता है तो आप सिंपल से ये बना देंगे, काफी रहेगा। शॉर्ट में आता है तो प्राच्य पाश्चात्य में ये टेबल बनाकर इसको आगे एक्सप्लेन कर देंगे जो मैंने बोला है। आगे चलते हैं, मैकाले का भारत में आगमन। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट बन गया, विवाद इकट्ठा हो गया। उसके बाद मैकाले आते हैं 10 जून 1834 को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, डेट जरूर याद रखनी है, इसमें और कुछ याद रहे, डेट जरूर याद रखनी है। को सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत आए। तो लॉर्ड मैकाले कब आए? 10 जून 1834 ईस्वी को। ठीक है, भारत आ गई। अब मैकाले के सामने तीनों मुद्दे रखे गए कि 1 लाख रुपए जो खर्च करने हैं उसको एक्सप्लेन करेगी, कैसे करे, कहाँ करे। साहित्य शब्द की व्याख्या करेगी, साहित्य शब्द से का क्या मतलब है, भारतीय साहित्य से मतलब है या फिर अंग्रेजी साहित्य से मतलब है, भारतीय विद्वानों का क्या मतलब लिया जाए, भारतीय विद्वानों से मतलब भारतीय विद्वान से है या फिर अंग्रेजी विद्वानों से है। ठीक है, इसके बाद 2 जनवरी 1835 को मैकाले ने अपना विवरण पत्र दिया। ठीक है, काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब उस विवरण पत्र में क्या क्या बातें कही वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, उन्होंने हर तरीके से भारतीय साहित्य पर प्रहार किया, भारतीय साहित्य पर हर तरीके से उन्होंने नकारा। सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने कह दिया कि साहित्य शब्द जो है यहाँ पर लिखा गया है ऑर्डर में, जो साहित्य शब्द है उसका मतलब है अंग्रेजी साहित्य से। ठीक है, किसी संस्कृत, अरबी, फारसी, भारतीय साहित्य से नहीं है, अंग्रेजी साहित्य से है। ठीक है, उन्होंने भारतीय साहित्य का बहुत मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी भारत और अरबी के पूरे साहित्य के बराबर होगी। ठीक है, संस्कृत साहित्य पर प्रहार किया कि संस्कृत की जो साहित्य है वो बिल्कुल बेकार है। इसके बाद इन्होंने शिक्षा के माध्यम को लेकर बात की, तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में शिक्षा के भाषा का जो माध्यम था उसके को लेकर उन्होंने अंग्रेजी को पूरी तरह से सपोर्ट किया कि इंग्लिश में एजुकेशन मिले। ठीक है, मैकाले ने इंग्लिश भाषा को बढ़ा चढ़ाकर लिखा। भारतीय विद्वानों को तात्पर्य, उन्होंने कहा कि भारतीय विद्वानों का मतलब उन विद्वान से हैं जो लोक और मिल्टन की कविताओं से प्रेरित हो रहे हों। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका ये कि शिक्षा, इन्होंने मैकाले ने कहा था कि जो एजुकेशन मिले वो केवल और केवल उच्च वर्ग को मिले, हाई क्लास को मिले। ठीक है, अगर हम हाई क्लास को एजुकेट करेंगे तो जो लोअर क्लास के लोग हैं वो अपने आप एजुकेट हो जाएंगे। उनका ये मानना था कि सिर्फ हाई क्लास को एजुकेशन मिले और बाकी लोगों को तक अपने आप एजुकेशन छन छन कर पहुंच जाएगी। इसी को ही इन्होंने छनाई का सिद्धांत नाम दे दिया था। ठीक है, छनाई का सिद्धांत दिया था मैकाले ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, छनाई का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो उसमें यही है, मैकाले ने कहा था कि सबको शिक्षा ना देकर सिर्फ कुछ लोगों को, जो हाई क्लास लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, सिर्फ उन्हें शिक्षा दी जाए। जो लोअर क्लास लोग हैं उन्हें अपने आप छन छन कर वहां तक शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी। मैकाले के तर्क, अब इन बातों का तर्क भी दिया उन्होंने, अपना लॉजिक भी दिया कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीय जनता की गहन रुचि है, कि जो इंडियंस है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इंग्लिश में, इसलिए मैंने ये कहा। अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा है, भारतीय उच्च वर्ग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो इंग्लिश है ना वो शासन वर्ग की भाषा है, वो रूलिंग क्लास की लैंग्वेज है और इसको जो हाई क्लास के लोग हैं वो यूज करते हैं। और इससे अगर हम इंग्लिश को मीडियम बनाएंगे एजुकेशन का तो हमारे जो समुद्री व्यापार है वो भी अच्छे बनेंगे। भारतीयों को अंग्रेजी का विद्वान बनाया जा सकता है। अगर हम इंग्लिश में एजुकेशन देते हैं तो इंडियंस को भी इंग्लिश का पूरा फिलोसोफर बनाया जा सकता है, विद्वान बनाया जा सकता है। ठीक है, और 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले की इन सभी बातों को स्वीकार कर लिया और उनको एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके बाद इनके गुण दोष हैं वो आप देख लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, रिवीजन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थोड़ा फास्ट जरूर था क्योंकि रिवीजन क्लास थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था। डिटेल में जाने के लिए आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पूरी, वहां पर जाकर आप डिटेल्स में भी इनको एक एक क्वेश्चंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के कुछ देखेंगे, वुड्स का देखेंगे। ठीक है, हंटर ने क्या दिया वो सभी उनके बारे में, कमीशंस के बारे में बात करेंगे। उन सभी का लिंक सबसे पहले पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए